एवरीवन वेलकम बैक टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जो बात मैं लगातार कह रहा था कि ये कोई युद्ध होने नहीं जा रहा है। दिस विल बी लाइक अ वेरी 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 लिमिटेड ऑपरेशन लीडिंग टू द फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन। और आज प्रेसिडेंट पुतिन ने, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यही किया। उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन अथराइज किया है इन ईस्टर्न यूक्रेन। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप मीडिया हेडिंग्स पढ़ें, एक तो हिंदी मीडिया और गोदी मीडिया आप देखें मत। बाकी आप बीबीसी पे रिलाई करें, रॉयटर्स पे रिलाई करें, फ्रांस 24 पे रिलाई करें। इस तरह के जो मीडिया हाउसेस हैं जिनकी अपनी नैतिकता अभी तक बची हुई है, भले ही अगर उनके अलाइनमेंट्स हों भी, तो उनकी जर्नलिज्म पूरी तरह से एम्बेडेड नहीं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रसिया हैज नॉट इन्वेडेड यूक्रेन। रसिया हैज authorized a military operation in eastern Ukraine, डोनबास, वो भी खाली 2 शहरों में। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं। जब तुरंत आजाद हुए भारत ने हैदराबाद वापस लिया तो उस कार्रवाई को पुलिस एक्शन कहा। नेहरू जी और पटेल जी के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई, दे कॉल्ड इट अ पुलिस एक्शन, नॉट इवन मिलिट्री एक्शन। दो डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंग्रेज जो डील करके गए थे उसमें कोई निजाम या कोई महाराजा ही, हरि सिंह और निजाम एक ही पहलू के 2 सिक्के थे, हु वांटेड सॉवरेंटी। कश्मीर को जरा एडवांटेज था महाराजा हरि सिंह को, बिकॉज ही वॉज अ बॉर्डर स्टेट। निजाम हैदराबाद को एडवांटेज नहीं था, लैंडलॉक्ड थे, हर तरफ भारत है। स्टिल इंडिया डिड नॉट डू अ मिलिट्री एक्शन। इंडिया यूज द टर्म, नेहरू यूज द टर्म पुलिस एक्शन। तो जब डिप्लोमेसी में दीज वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुतिन बीइंग पुतिन कुड हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर, ही हैड डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन जॉर्जिया। आज भी जो रशियन आर्मी की कार्रवाई दिख रही है वो बहुत साफ है। आप सारे विजुअल्स देखें, दे आर नॉट टारगेटिंग एनी नॉन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। वो स्कूल, अस्पताल, किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस ने ज्यादातर जो अपनी पोस्ट हैं वो अबांडन कर दी हैं दोनेत्स्क और लुहांस्क में, जो 2 सिटीज रशिया का मेन टारगेट हैं, क्योंकि वहां पे विद्रोहियों ने, जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, 2014 से ही उसको आजाद करा के वो बैठे हुए हैं और रशिया ने उनको मान्यता दे दी है। तो कोई फुल स्केल वार नहीं है। बेसिकली यूक्रेन इज विड्रॉइंग फ्रॉम दोज पोस्ट्स और रशिया इज नॉट चेजिंग एनीवन। इसीलिए आप देख रहे होंगे कैजुअलिटीज तक की कोई खबर नहीं आ रही, जबकि वहां पे इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। तो खैर, ये डिप्लोमेटिक और फोनेटिक्स और इन तमाम चीजों, लिंग्विस्टिक्स के डिबेट से आगे बढ़ के मेरे दिमाग में जो बात लगातार चल रही है कि व्हेन विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेक अप टू इट्स 20,000 सिटीजन्स स्टक इन द यूक्रेन। हमारी सरकार, हमारे 20,000 जो नागरिक वहां हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के तमाम इलाकों में, और उनका एक बड़ा हिस्सा डोनबास में ही है, जो इस लड़ाई का मेन सेंटर। वे कब जागेंगे? सरकार कब जागेगी? विजुअल्स आ रहे हैं, सरकार समर्थक सुपारी मीडिया विजुअल्स चला रहा है कि 2 स्टूडेंट्स की मैंने बात सुनी, यार ये प्लेन तो हमारी तरफ आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे चलें क्या? माई हार्ट मेल्टेड। इन बच्चों को यह भी नहीं पता है कि अगर वो प्लेन बॉम्ब करेगा तो आप कहां हैं, फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड फ्लोर पे हैं या टॉप फ्लोर पे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा अगर बॉम्बिंग होगी तो। थैंकफुली रशिया इज नॉट शोइंग एनी सच इंटेंशन एज ऑफ नाउ, बट माई वॉइस, वेयर इज द इंडियन गवर्नमेंट? भारत की सरकार कहां है? ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। अभी अभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में बोल के आए हैं, यूक्रेन को रेफर करके आए हैं कि पूरी दुनिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में बड़ा मजबूत नेता चाहिए। ऐसा नेता, मतलब मजबूती के तमाम अर्थ होते हैं, उनमें एक अर्थ यह भी होता है कि चाइना अगर आपकी लैंड्स को ऑक्यूपाई कर ले घुस के, तो आप कह दीजिए ना, और आपके 20 सैनिकों को शहीद कर दे, तो आप कह दीजिए ना कोई आया था, ना कोई घुसा है, ना किसी का कोई कब्जा है। और जब चाइना हमारे अंदर की जगह पे, जमीन पे कब्जा करके अपना पुल बना ले, तो बोले कि वो 62 से ही उनके कब्जे में था, पुल तो उन्होंने आज बनाया है। तो 62 से कब्जे में था तो पुल तो नहीं बनाया था ना। एनीवेज,
Not going into that. So not that the government of India does not know about these students or these 20,000 Indian citizens stuck in Ukraine. हमारा इतिहास जो है वो हमारे अपने लोगों को, अगर आपको याद हो ऑपरेशन एयरलिफ्ट जो कुवैत वार के टाइम हुआ था, अगस्त 13 1990 से अक्टूबर 20 1990 के बीच में, इंडिया हैड evacuated 1,70,000 of its citizens from a proper war zone while not deploying a single military aircraft. एयर इंडिया ने रिलीफ किया था. ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी वाज अ बिग थिंग. इंदर कुमार गुजराल इधर से बड़े नेता थे, बड़े स्टेट्समैन थे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे. उधर जो हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिटीजन थे, मथुनी, मैथ्यू, सरवजन सिंह वेदी, अभय वेटिकार्ड, वीके वैरियर, अली हुसैन और कुछ और लोग जो कुवैत थी नहीं, पूरे गल्फ के अंदर जो बड़े व्यापारी थे जिनका बड़ा नाम था, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे. एंड इंडिया इवैक्यूएटेड 1,70,000 इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अ वार टॉर्न कंट्री इन 1990. ये पहला और आखिरी मामला नहीं था. इसके बाद हमने ऑपरेशन राहत भी किया. ऑपरेशन राहत 2015 में जो मिलिट्री इंटरवेंशन था सऊदी अरब का यमन में, खासतौर पे सना के इलाके में, वहां से भी भारत ने अपने नागरिक निकाले थे. ये और बात है कि 1,70,000 का जो इवैक्यूएशन कुवैत से किया था वो दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन है मॉडर्न हिस्ट्री में. लेकिन जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में जो टीम गई थी वो भी 4,640 इंडियन सिटीजन्स को निकाल के लाई थी. इन दोनों में एक फर्क था कि 90 वाले इवैक्यूएशन में भारत सरकार ने कोई नाटक नहीं किया था, कोई नौटंकी नहीं की थी, कोई पॉलिटिशियन फोटो आप के लिए नहीं गया था. जिनका क्रेडिट था उनको दिया गया. एयर इंडिया के बहादुर पायलट्स ने निकाला, उन्हीं के नाम छपे अखबारों में, उन्हीं की तस्वीरें छपी. इंदर कुमार गुजराल तक ने अपनी तस्वीरें छपवाने से मना कर दिया, जबकि ही वॉज द मेन कोऑर्डिनेटर. डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो इन्हीं के थे. लेकिन 1,70,000 कंपेयर टू 4,640 इन द सऊदी अरब यमन वॉर, हौथी विद्रोहियों वाला, जहां पे केवल 4,640 को निकालने गए, जिनको कोई खतरा भी नहीं था, जिनको कोई टारगेट भी नहीं कर रहा था. सऊदी अरेबिया वॉज अ फ्रेंडली कंट्री फॉर इंडिया. लेकिन भाई साहब गए फोटो ऑप के लिए. अब भी एवरी सिंगल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया के जो परमानेंट एनवॉय हैं वो हों, ये सारे लोग बात कर रहे हैं 20,000 हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिटीजन्स वहां फंसे हुए हैं एंड दे आर आवर टॉप प्रायोरिटी. आई वांट टू आस्क, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग फॉर देम? एयर इंडिया जिसने पिछली बार मुफ्त में इवैक्यूएट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक वार से भाग रहे लोगों से आप टिकट नहीं मांगते. खैर अब तो महामारियों से भी भाग रहे लोगों से टिकट मांगा ही नहीं जाता, बल्कि ट्रेन का टिकट बढ़ा भी दिया जाता है. जनरल कोच को भी स्लीपर बता के पैसे लिए जाते हैं. दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर. द कॉस्ट ऑफ वन वे फ्लाइट फ्रॉम यूक्रेन्स कैपिटल कीव हो या दोनबास या जो भी जहां से भी हैं, वो जैसे जैसे युद्ध की संभावनाएं, युद्ध नहीं मिलिट्री एक्शन की संभावनाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे एयर इंडिया का टिकट भी बढ़ता गया. एयर इंडिया बेच देने का क्या फर्क पड़ता है वो आपको शायद समझ में आ रहा हो. 1-1 लाख रुपए के टिकट है. स्टूडेंट्स रो रहे हैं और ये सुपारी मीडिया भी दिखा रहा है, जी न्यूज भी दिखा रहा है, टाइम्स काउ भी दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स आर क्राइंग, दे आर आस्किंग व्हाट इज दिस. 30,000 का टिकट होता था, 25,000 का टिकट होता था, अभी 1 लाख ले रहे हैं आप. एक महामानव ने कहा था कि हमारे तो खून में व्यापार, दरअसल उनका व्यापार खून का है. अभी एक मित्र ने फोन किया, ही इज अ राइट विंगर बट नॉट एज विसियस. अंदर से होंगे ही आजकल तो मुझे लगने लगा है. उन्होंने बताया कि उनका भतीजा भी फंसा हुआ है. भतीजा मतलब वो ऐसे भी कोई बुजुर्ग नहीं है, मेरी ही उम्र के, लेकिन बड़े भाई का बेटा जल्दी हुआ था. तो उन्होंने कहा समर भाई आप लोग कुछ करिए. नहीं, उन्होंने कहा कि समर भाई बहुत शानदार आप विश्लेषण कर रहे हैं,
इस क्राइसिस का? मैंने कहा हाँ। बोले पूरा अपने जियो पॉलिटिक्स और कोल्ड वॉर सब बोला? मैंने कहा हाँ। बोले वहाँ स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं 20,000, आपको तो पता ही होगा? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि पता तो होगा ही। मैंने कहा भाई साहब, इंडियन गवर्नमेंट अपने हर स्टेटमेंट में लिख रही है कि पता, जब बता रही है कि हमारे 20,000 हैं तो पता है। तो उन्होंने पूछा फिर आप लोग इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे? मैंने कहा इस पे हम क्या कर लेंगे भाई, वी आर नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नोस। अगर वो नहीं पता होता उसे तो हम बोलते। But when India's permanent envoy in UN is telling, rather admitting this, that 20,000 of Indian citizens are stuck there, Russia is a friendly country, Ukraine is a friendly country, if Indian government demands, both of them will offer safe passage to Indian students. किया इस सरकार ने? नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सरकार तो चुनाव में व्यस्त। मैंने उनसे पूछा आप मजाक कर रहे हैं क्या? मतलब अगर सरकार चुनाव में व्यस्त है तो विपक्ष वाले जो हैं वो किसी पब में छैया छैया पे डांस कर रहे हैं? उन्होंने कहा समर भाई मजाक की बात नहीं है, आप जानते हैं एयरलिफ्ट किया था, आप जानते हैं कुवैत से निकाल लाए थे अपने इतने लोगों को। मैंने कहा सच में? बोले आप मजाक मत करिए। मैंने फिर उनसे बोला कि पर 70 साल में हुआ क्या था, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो आप मुझे भेजते थे ना भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूं? बोले देखिए अभी वो सब तो पॉलिटिक्स होती है। मैंने कहा आप वही करिए। फिर उन्होंने तुरुप का इक्का मारा कि देखिए सरकार तो हमारी सुन नहीं रही, आप लोग करिए, आपके तो संपर्क भी हैं विपक्ष के नेताओं से भी हैं, आप लोग मांग करिए। तो मैंने कहा कि भाई हम क्यों मांग करें? उन्होंने कहा और कौन करेगा? मैंने पूछा these 20,000 students, most of them students, citizens stuck in India, उनके माँ बाप तो होंगे, मर तो नहीं गए होंगे, उनका परिवार होगा। अगर किसी एक के दुर्भाग्य से एक आध पेरेंट्स ना हो तो एवरेज इंडियन फैमिली साइज इवन टुडे इज 5.2। 20,000 लोगों के फंसे होने का मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड है। वेयर आर दे? ये सारी मांगे हमें ही क्यों करनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अबॉन्डन्ड देम, नॉट वी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो पहला सिद्धांत है कि किसी देश का नागरिक जहां भी जाएगा, पासपोर्ट पे लिखा होता है, आप देखें, मतलब अपने पासपोर्ट का पहला पन्ना पढ़िएगा, अगर कोई अमेरिकन सिटीजन यहां हांगकांग में किसी का मर्डर भी कर दे तो द फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट ऑफ यूएस वुड डिमांड इज कांसुलर एक्सेस, कि हमें कांसुलर एक्सेस चाहिए। वो जाके अपने नागरिक से मिलेंगे, भले वो अपराधी ही क्यों ना हो। फिर वो असर्टन करेंगे, वो उसको लीगल हेल्प ऑफर करेंगे। तो जिम्मेदार डेवलप्ड देश ये करते हैं। हमारी सरकार ने अबॉन्डन कर रखा है। हमारी सरकार ने यूक्रेन से अपने मिशन तो इवैक्यूएट किए ना, उनको तो निकाल लिया। जो हमारे दूतावास के कर्मचारी थे उनको तो निकाल लिया। तो इन स्टूडेंट्स को क्यों छोड़ दिया? इंडियन सिटीजन्स को क्यों छोड़ दिया? एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ रियल गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द लूजर्स एंड लायर्स एंड कावर्ड्स एंड साइकोपैथ्स। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, सरकार को यूक्रेन की त्रासदी का इतना पता है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसी सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां पे जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा डोनबास में है, क्योंकि वो यूक्रेन के सबसे इंडस्ट्रियल हिस्सों में से एक है, उनकी इसको कोई फिक्र नहीं। खैर, मैं फिर भी अपील करता हूं, आप सभी लोगों से अपील करता हूं, प्लीज रेज योर वॉइस फॉर दीज 20,000 इंडियन सिटीजन्स देयर। आस्क द गवर्नमेंट, आस्क योर ओन लोकल एमएलए एंड एमपी, जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे कहिए कि हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं, हमारे अपने भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, इनके लिए कुछ करिए। और सबसे पहले ये टिकट का तमाशा बंद करिए। जान बचाने की कीमत, आप उसी टिकट का जो पुराना दाम था वो भी लें तो भी गलत है, पर जान बचाने की कीमत में आप खून चूस लें, ये तो बहुत ही गलत है। इंडियन गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली evacuate every single Indian citizen stuck in Ukraine who wants to come back without any precondition of a ticket, of fare, of payments, of whatever. And that's it.
There's nothing else which is more urgent than this at this moment. मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को मुद्दा बनाइए। क्या मेरे मित्र ने जब उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला कि अच्छा मैं व्यस्त हूँ मीटिंग में, बाद में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बदल गए हैं समर भाई, आप तो ऐसे नहीं थे। मैंने उनसे पूछा बदला किसने? Who has changed us all? आप भी पूछिएगा खुद से कि 70 साल में हुआ क्या था। ऑपरेशन एयरलिफ्ट याद करिएगा, और आज यूक्रेन में फंसे हुए हमारे अपने स्टूडेंट्स, हमारे अपने सिटीजन्स को देखिएगा, समझ में आएगा कि हम ही नहीं बदल गए, सरकार भी बदल गई। और सरकार बदली है, सरकार के समर्थक बदले हैं, इसलिए बाकी सारे लोग बदले हैं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो ओल्ड पेंशन पे, जो कि ज़्यादा जरूरी मुद्दा था, लेकिन क्योंकि ये जीवन मौत का सवाल था तो ये वीडियो करना हुआ। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।